नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हमारी आने वाली यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को। और इस प्रकार के प्रश्न और अन्य पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सब पीडीएफ जो है फ्री प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिनका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए और वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टोन कैंसर मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय घटना के कारण होता है? तो देखिए यहां पर विकल्प है वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा या प्रकाश रासायनिक धूम। तो देखिए स्टोन कैंसर क्या होता है, तो स्टोन का मतलब हम जानते हैं, स्टोन मतलब होता है हमारा पत्थर, ठीक है ना, जो पत्थर होता है। अब यहाँ पर जो शब्द हमें देखने को मिल रहा है स्टोन कैंसर, तो ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है। यहां पर समझना है ये पत्थर का कैंसर है, मतलब पत्थर को धीरे धीरे खत्म करना। जब आप शब्द का मतलब समझते हैं तो उत्तर आपके लिए निकलना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहां पर सही उत्तर की बात की जाए तो वो होगा यहाँ पर हमारे लिए अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्यों होगा, समझिए कारण। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है उसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल जो जिसे हम HNO3 कहते हैं। और ये जैसे हानिकारक अम्ल होते हैं तो ये उस पानी के अंदर, वर्षा के पानी में मिले होते हैं। और जब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे हम पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल जो है संगमरमर से बना हुआ, चूना पत्थर से बना हुआ, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब ताजमहल का जो पत्थर है वो क्षरित क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण से। अब अम्लीय वर्षा के कारण से पत्थर का क्षरण होना ही यहाँ पर स्टोन कैंसर कहलाता है। इसी को यहाँ पर स्टोन कैंसर कहा जाता है। और ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ना इसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये ना अम्ल के साथ में मिलता है और जिससे कि ये क्षरित होता है। तो यहाँ पर पहला जो सी विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा इस पहले प्रश्न के लिए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी के वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, मिजोरम। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी की बात हो रही है और उसके वन पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में, जहां पर चंदन की जो लकड़ी होती है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। हालांकि वहां पर अवैध कटाई भी जो है वो देखने को मिलती है, उसके कारण वहां के वन है उनकी संख्या में कुछ कमी भी हुई है। तो आपने मूवी देखी होगी पुष्पा मूवी, वहां पर जो पूरा सीन है वो चंदन की लकड़ी पर ही आधारित था, क्योंकि वहां पर इसके वन सबसे ज्यादा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाएगा? तो यहाँ पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, हाइड्रोजन है और कोयला है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाता है हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है क्योंकि इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं उन गैसों का उत्सर्जन इससे नहीं होता है, और बल्कि ये जल और भाप उत्पन्न करता है। इसलिए इसे जीवाश्म ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प जो है माना जा सकता है। यहाँ पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। अगला है प्रश्न, ब्लैक फुट नामक बीमारी जो है किस तत्व के अत्यधिक सेवन या संचय के कारण से होती है? तो ब्लैक फुट जो होता है नाइट्रेट, फ्लोराइड, कैडमियम या फिर है आर्सेनिक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा आर्सेनिक। जी हाँ, लंबे समय तक जब हम कोई दूषित पेयजल या भोजन लेते हैं जिसके माध्यम से हम आर्सेनिक के संपर्क में आ जाते हैं, आर्सेनिक हमारे संपर्क में आ जाता है, हमारे शरीर के अंदर वो संचित होता है, तो उससे यहाँ पर ब्लैक फुट नामक जो रोग होता है वो हो जाता है। अब इससे क्या होता है,
तो ये हमारी जो त्वचा और हमारी जो रक्त वाहिकाएं तंत्रिका तंत्र होता है उनको ये प्रभावित यहाँ पर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में यदि मेंढक टिड्डे को खाता है तो मेंढक को क्या माना जाएगा? तो देखिए कोई जो फूड चेन है, यदि वहां पर मेंढक जो है वो टिड्डे को खा रहा है तो मेंढक को क्या माना जाएगा? अब देखिए जो टिड्डा होता है वो यहां पर खाता है घास को, है ना, टिड्डा घास खाता है। तो यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक या अपघटक, तो यहां पर हम कहेंगे कि जो टिड्डा होता है वो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं जैसे कि घास, पेड़ पौधे, इन्हें खाता है। तो यहाँ पर टिड्डा तो हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, अब उसको खाने वाला जो जीव है वो है मेंढक, तो मेंढक यहाँ पर हो जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर ये रहेगा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक कौन सा जानवर यहाँ पर है? बाघ है, लाल पांडा है, विशाल पांडा है, हिम तेंदुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जो है वो कौन सा जानवर होगा? तो वो यहाँ पर होगा विशाल पांडा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों प्रकार का या कोई पिरामिड नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात ऊर्जा के पिरामिड की हो रही है और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है ना। और यहाँ पर ऊर्जा जो है वो सूर्य से जो हमारे उत्पादक होते हैं वो प्राप्त करते हैं, उत्पादकों के माध्यम से जो उपभोक्ता होते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सीधा होता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरण मुद्दे से संबंधित है? यहाँ पर है अम्लीय वर्षा, वैश्विक तापन, ओजोन परत का क्षरण या वन्य जीवों का अवैध व्यापार। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न आता है और ये प्रोटोकॉल जो है किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित होगा? तो ये है ओजोन परत के क्षरण से ये संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये वर्ष 1987 यहाँ पर का जो उद्देश्य है वो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जैसे पदार्थ हैं, जैसे CFC हैं, आदि के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, यही इसका उद्देश्य है और ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर यहाँ पर जो है ये किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर है रेशम कीट पालन, वन उत्पादन, वन्य उत्पादन का संवर्धन, फलों के पेड़ की खेती या फिर सजावटी पौधों की खेती। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वन और वन्य उत्पादों का जो संवर्धन है वो आता है सिल्वीकल्चर के अंदर। तो सिल्वीकल्चर एक ऐसी वैज्ञानिक कला है जहां पर लकड़ी के उत्पादन और अन्य वन के लाभ जैसे कि चाहे वन्य जीव आवास, जल संरक्षण आदि के लिए वनों का विकास, संरचना, स्वास्थ्य को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित ये करता है। आगे प्रश्न है, केल्विन पैमाना जिसे परम तापक्रम पैमाना कहते हैं में जल का हिमांक बिंदु क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हमें जल का हिमांक बिंदु बताना है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पर हमें जल का बताना है। तो देखिए हिमांक का मतलब समझिए वो तापक्रम जिस पर पानी जो है बर्फ, हिम मतलब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो हिम का अंक मतलब हिमांक, और पानी जो होता है सेंटीग्रेड में कितने डिग्री पर? तो सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। पर अब बात चूंकि यहाँ पर केल्विन पैमाने की हो रही है, तो केल्विन पैमाना जो होता है उसमें हमारा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये इनका रिश्ता है। अब मान लीजिए कि यही प्रश्न आपसे कहा जाए कि आप 25 डिग्री या
25 डिग्री को केल्विन में बदल करके दिखाइए। तो जो भी आपका सेंटीग्रेड में मान होता है, तो सेंटीग्रेड के मान में आप क्या करेंगे, प्लस 273 जो है वो आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298.15 केल्विन ये बन जाएगा। तो जो भी सेंटीग्रेड में माने उसमें आप 273 प्लस करके चलें, क्योंकि ये पैमाना 273 से शुरू होता है और ये हमारा 0 से शुरू होता है। आगे देखिए, एजेंडा 21 जो है ये किससे संबंधित होगा, तो यहां पर है वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण या फिर जलवायु परिवर्तन पर अंत सरकारी पैनल, सतत विकास, विश्व व्यापार संगठन। तो ये यहाँ पर एजेंडा 21 जो है ये सतत विकास से यहाँ पर संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए देवदार, नीम, यूकेलिप्टस, बरगद की, तो इन सभी में जो नीम का पौधा होता है वो जैविक कीटनाशक उत्पादक पौधा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक जो जैविक कीटनाशक यौगिक होता है जिसे अजाडिरेक्टिन कहते हैं, ये यौगिक उसमें प्राकृतिक रूप से होता है और ये एक प्राकृतिक जैविक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, फसलों की सुरक्षा भी करता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत का कौन सा राज्य साइबेरियन क्रेन के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आवास है। तो यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य साइबेरियन क्रेन के लिए प्रमुख है, उसके लिए शीतकालीन आवास था, असम, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर है गुजरात। तो यहाँ पर उत्तर होगा राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, यहाँ पर ये कभी साइबेरियन क्रेन का मुख्य आवास था, हालांकि वे अब वहां पर नहीं रहते हैं। तो यहां पर ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहां पर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या आर्गन की। तो यहां पर आर्गन जो होगी वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी यहां पर होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। चलिए आगे देखिए, 10% का नियम जो है ये किसने दिया था, और ऊर्जा के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण की व्याख्या भी करता है। तो 10% जो नियम है ये आपने सुना होगा। अर्नेस्ट हेगल, आर्थर टेंसलर, रेमंड लिंडमैन, एडवर्ड स्कारबोरो। तो यहाँ पर लिंडमैन के द्वारा ये दिया गया था 10% का नियम, और इन्होंने इसकी व्याख्या भी की थी कि हर जो पोषण स्तर होता है वहां पर जो ऊर्जा है वो केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। तो सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। और लिंडमैन ने कब दिया है ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1942 में ये दिया है। चलिए आगे देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली, कैलाश सांखला, राजेंद्र सिंह, MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला ने भारत में बाघ संरक्षण प्रयास और प्रोजेक्ट टाइगर में इनके योगदान के लिए इन्हें ये यहाँ पर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो हमारे पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक है इनके मीडिएटर के रूप में कार्य कौन करेगा, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, सर्वहारी। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये हमारे मध्यस्थ के बीच में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे मान ली जाए कि सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, ये क्या है, ये अजैविक घटक है और हम है जीव। तो हमारे और इनके बीच में ये हमारे मीडिएटर, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। अब ये सूर्य के प्रकाश आदि के माध्यम से ही क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो हम सभी उपभोक्ता जो हैं वो ग्रहण करते हैं। तो इनके बीच में कड़ी के रूप में उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है। तो यहाँ पर
जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से जांच की जाती है। क्लोरीन की मात्रा, बीओडी और सीओडी, ओजोन की सांद्रता, पीएच पैमाना। तो बीओडी और सीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच जो है वो की जाती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर ये पीएच को मान को कम करता है, एक उत्कृष्ट ऑक्सीकारक और है जो रोगाणु को मारता है, जल की कठोरता दूर करता है, निलंबित कणों को घोलता है। तो देखिए KMnO4 जो होता है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4, तो ये एक उत्कृष्ट ऑक्सीकारक होता है जो रोगाणु को मारता है। यहाँ पर उत्तर होगा हमारा बी विकल्प। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस घटना के बाद लागू किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1986 को आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है लागू तो हुआ, पर कौन सी घटना के बाद लागू किया गया? तो यहाँ पर आप इस घटना के थोड़ा पीछे जाइए और वहां से संबंधित आपको एक घटना मिलेगी, भोपाल गैस त्रासदी। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये वर्ष 1984 में यहाँ पर ये घटना हुई थी, है ना। तो यहाँ पर 84 के बाद में 86 में फिर उसी घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार को यहाँ पर एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। आगे देखिए, वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर 1970, 72, 1986 या 2002, यहाँ पर यह लागू हुआ था वर्ष 1972 में। यह अधिनियम भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन 2010, 2014, 2016 या 19? तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर 2014 से ही ये शुरू हुआ है मोदी जी के आने के बाद। चलिए आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है? चावल का उत्पादन, दूध का उत्पादन, गेहूं का उच्च उपज किस्मों का विकास या बागवानी? तो देखिए, हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हमारे भारत में। तो यहां पर इनका जो क्षेत्र था, क्या इन्होंने किया था? तो गेहूं का उच्च उपज का किस्म जो है उसका विकास किया था, उसे बनाया था। तो यहां पर सी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। और ये 1960 के करीब में इन्होंने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर जल पुरुष के नाम से बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह, अनिल अग्रवाल, पवन सुखदेव। उत्तर बनता है राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह जो है को राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन विधियों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के कारण से जल पुरुष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शिल का उदाहरण होगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर? तो यहाँ पर संगमरमर जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाएगा? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ये तो हरित क्रांति के जनक हो गए हैं, ये तो होगा नहीं। कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। ये एक भारतीय प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे और इन्हीं भारत का बर्डमैन कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक का उदाहरण है? तो जैविक कीटनाशक की बात हो रही है, रासायनिक कीटनाशक की बात इसमें नहीं हो रही है। तो आप सभी जानते हैं नीम हमारा जैविक कीटनाशक है। बाकी तीनों ही कीटनाशक जो हैं यहाँ पर डीडीटी, मेथाइलिन, बीएससी, ये हमारे रासायनिक कीटनाशक होते हैं। पर्माकल्चर क्या है? पर्माकल्चर एक प्रकार की रासायनिक खेती का तरीका है। टिकाऊ और आत्मनिर्भर कृषि, पारिस्थितिक तंत्र को डिजाइन करने का तरीका है, या फिर जल संरक्षण तकनीक है, वनों की कटाई का एक तरीका है। तो देखिए यहां पर बात की जाए पर्माकल्चर, परमा का मतलब है परमानेंट और जो कल्चर है वो हमारा एग्रीकल्चर का कल्चर है। तो स्थायी कृषि जो है वही पर्माकल्चर है। तो यहां पर यह प्राकृतिक
जो उत्तर हो जाता है वो है मेरा बी। टिकाऊ मतलब क्या है? स्थायी। और आत्मनिर्भर कृषि पारिस्थितिक तंत्र को डिजाइन करने का एक तरीका है पर्माकल्चर। तो यहां पर होगा बी विकल्प हमारा उत्तर। आगे प्रश्न है, पर्यावरण के मित्र के रूप में किसी वृक्ष को जाना जाता है? पीपल है, नीम है, यूकेलिप्टस है या तुलसी है? तो पर्यावरण के मित्र के रूप में यदि बात की जाए तो नीम जो है वो औषधि गुण, कीटनाशक गुण, हवा को शुद्ध करने की क्षमता आदि के कारण से पर्यावरण मित्र कहलाता है। यूकेलिप्टस जो है ये हमारे पर्यावरण का शत्रु है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर्यावरण का शत्रु पौधा कौन है? तो वो है यूकेलिप्टस। मित्र कौन है? तो वो है नीम। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर उत्तर होगा। चलिए, अब इसे शत्रु क्यों कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा पानी जो है वो सोखता है। इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, इसलिए ये आसपास के पौधों का पानी सोख लेता है। ग्रीन मफलर जो है तकनीक का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदु प्रदूषण? तो हमारा उत्तर हो जाता है ध्वनि प्रदूषण से ये यहाँ पर ग्रीन मफलर जो होगा संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो सड़कें होती हैं उनके किनारों पर आपने देखा होगा अधिक पत्ती वाले जो पौधे होते हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो नियंत्रित हो। आगे है इकोटोन क्या है? तो इकोटोन एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर का क्षेत्र, दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र, केवल रेगिस्तानी क्षेत्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। तो इकोटोन जैसे मान लीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र ये है और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र ये है, दोनों का संक्रमण क्षेत्र ये है, तो ये यहाँ पर इकोटोन जो है ये कहलाएगा ये एरिया, इसे हम कहते हैं। तो दो पारिस्थितिक जो अलग अलग प्रकार के हैं उनका संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। आगे देखिए, बायोम को परिभाषित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? यहाँ पर बात की जा रही है बायोम को परिभाषित करने वाला। तो बायोम जो है ये अपने आप में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर क्या होता है, इसकी विशेषता, इसके वनस्पति, जानवर, जलवायु आदि होते हैं। तो यहाँ पर इनको निर्धारित करने वाले कारक की बात की जाए तो मृदा का प्रकार, वनस्पति, जानवरों की संख्या, अक्षांश। तो यहाँ पर वनस्पति और जो जलवायु होती है वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ये इसे निर्धारित करता है। आगे देखिए, फ्लोराइड प्रदूषण से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़े, हड्डियां और दांत और हृदय। तो यहाँ पर हड्डियां और दांत होते हैं, ये फ्लोराइड से सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होते हैं। और फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी होती है वो भी हमारे दांत और के एनिमल आवरण को कमजोर करती है, हड्डियों को कमजोर करती है। तो यहाँ पर ये उत्तर होगा। जल निकायों में ताप प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कृषि अथवा औद्योगिक कचरा, थर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला गर्म पानी, सीवेज का निर्वहन। तो यहाँ पर उत्तर हमारा प्रश्न का बनता है वो बनता है थर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाला गर्म पानी, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए, गर्म पानी जो होता है ये जल इस प्रकार के जो हमारे ऊर्जा संयंत्र होते हैं, तो ये जो गर्म पानी होता है इसमें क्या होता है, आग जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसका जो स्तर होता है वो कम हो जाता है और ये जलीय जीवन को फिर नुकसान पहुंचाता है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील यहाँ पर कौन सी होगी? तो देखिए, मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वो सुपीरियर झील है, पर ऊंची, सबसे ऊंची झील की बात की जा रही है तो यहाँ पर टीटीकाका जो झील होगी ये यहाँ पर सबसे ऊंची मीठे पानी की झील रहेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। टिकाऊ पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों से अधिकतम धन कमाना, पर्यटन को बढ़ावा देना भले ही पर्यावरण को नुकसान हो, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, या है केवल महंगे पर्यटक स्थलों को विकसित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टिकाऊ पर्यटन जो होगा उसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए स्थानीय संस्कृति
या अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। सी विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो होगा ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और ये वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसे हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसका मूल नाम जो है वो क्या है? हैली नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। कार्बन टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को आर्थिक रूप से हतोत्साहित करना, केवल बिजली की कीमत में वृद्धि करना, कार्बन का व्यापार करना। तो यहाँ पर कार्बन टैक्स जो लगाने का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर बनता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को आर्थिक रूप से हतोत्साहित करना। बी विकल्प यहाँ पर उत्तर है। आगे देखिए, कागज निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? सागौन, साल, बांस या चंदन। सभी जानते हैं बांस का उपयोग जो है कागज निर्माण के लिए किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य साइलेंट वैली नेशनल पार्क का घर है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर है आंध्र प्रदेश। तो आपने सुना होगा साइलेंट वैली जो है ये केरल घाटी में स्थित है। एक प्रकार की घाटी है साइलेंट वैली, शांत घाटी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है अपनी अद्वितीय जैव विविधता और सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? दूध उत्पादन, तिलहन, मछली या दालों के उत्पादन से। तो यहाँ पर हम कहेंगे तिलहन का जो उत्पादन है उससे ये संबंधित होगी पीली क्रांति। यहाँ पर तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए होती है। बी विकल्प हमारा उत्तर है। बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य रूप से कितने जोन होते हैं? तो 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर बात की जाए है बायोस्फीयर रिजर्व के मुख्य जोन की। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, और इसमें कोर जोन आता है, बफर जोन आता है और संक्रमण जोन आते हैं। ऐसे 3 स्तर इसमें होते हैं। आगे प्रश्न है, एरोसोल क्या है? तो एरोसोल जो होते हैं ये क्या होते हैं? जल की तरह बूंदे, हवा में निलंबित ठोस या तरल कण, गैसों का मिश्रण, पानी में निलंबित ठोस कण। तो यहाँ पर हवा में निलंबित ठोस या तरल कण जो होते हैं ये हमारे एरोसोल कहे जाते हैं। मिनीमातर रोग जो है ये किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? यहाँ पर है कैडमियम, पारा, आर्सेनिक या सीसा। तो पारा जो होता है उसके कारण से मिनीमातर रोग जो है वो होता है। चलिए आगे है, वायु प्रदूषण में PM 2.5 कणों का महत्व क्या है? ये सिर्फ इमारतों को नुकसान पहुंचाते, ये कण केवल फसलों को प्रभावित करती हैं, ये स्वतंत्र तंत्र में गहराई तक प्रवेश करके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे श्वसन तंत्र यानी कि हमारे फेफड़ों में गहराई तक पहुंचते हैं और ये स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर बहुत माइक्रोमीटर वाले कण होते हैं ये। तो सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड यानी कि जैव भार का यहाँ पर पिरामिड है। तो हमने एक ऊर्जा का पिरामिड की बात की थी जो हमेशा सीधा बनता है। अब यहाँ पर जैव भार का जो पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा? तो यहाँ पर बात जैव भार के पिरामिड की हो रही है। तो यहाँ पर सीधा, उल्टा, दोनों या पिरामिड नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये बनता है हमेशा उल्टा, जैव भार या बायोमास का पिरामिड जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, अब जलीय में कैसे होगा? तो भाई देखिए, सबसे ज्यादा भार जो होता है वो किसका होता है? तो बड़ी मछलियां जो होती है उनकी संख्या कम होती है पर उनका भार सबसे ज्यादा होता है। फिर उससे कम भार वाले जीव आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं छोटे छोटे जीव, जो कि छोटी छोटी मछलियां, कीड़े, सूक्ष्म जीव आदि जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ओजोन परत का संरक्षण है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, जैव विविधता का संरक्षण या खतरनाक कचरे का सीमा पार परिवहन। तो यहाँ पर
जो हमारा सही उत्तर प्रश्न के लिए रहेगा वो रहेगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये वर्ष 1997 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता यहाँ पर है, माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार के वनों को मानसून वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अल्पाइन मैंग्रोव। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है, इन्हें यहाँ पर ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये वन जो होते हैं शुष्क मौसम के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सबसे अच्छे संकेतक हैं? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है वायु प्रदूषण। डी विकल्प यहाँ पर उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति पहली बार किस वर्ष अपनाई गई थी? 1952, 1988, 1972 या 2002। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो थी वो पहली बार अपनाई गई थी वर्ष 1952 में। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा उत्तर होगा। स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति अपनाई गई थी और इसे बाद में वर्ष 1988 में संशोधित भी किया गया था। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।